वेलकम एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो हमारे संविधान के तरफ से जो हमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिले हुए हैं, हम उसे कह सकते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य जो हमें मिले हुए हैं एक नागरिक के अनुसार, वे कौन-कौन से हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि संविधान ने हमें कुछ कर्तव्य दिए हैं, साथ ही साथ कुछ अधिकार दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आइए हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा ये हमें मिले हुए हैं और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं न कहीं हमें मिले हुए हैं हमारे जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, ये सारे जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान की तरफ से। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। संविधान की तरफ से हमें एक समानता का जो अधिकार मिला है यानी कि इक्वल बिफोर द लॉ एंड रूल ऑफ लॉ इज फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतंत्र का सबसे कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन है, आधार है कि सभी को संविधान के समक्ष सभी हम लोग एक समान है। एंड इट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ, मतलब लॉ यानी कि कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। आइदर ही इज लीडर और ए पुअर पर्सन, मतलब कोई भी नेता से लेकर कोई भी एक आम नागरिक तक हमारे संविधान के अनुसार सब एक है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस। यानी कि किसी भी नागरिक के साथ हम उसके जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और उनका जन्म का स्थान के आधार पे हम उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं और ये अधिकार हमें संविधान से प्राप्त है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम, इसका मतलब होता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम टू स्पीच मतलब हमें अपना वक्तव्य रखने के लिए हम पूरे आज़ाद हैं। एंड फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनियन, हम किसी भी तरह का यूनियन, किसी भी तरह का कमेटी बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। मूव थ्रू आउट द कंट्री, हम लोग देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। रिसाइड एनी पार्ट ऑफ कंट्री यानी कि हम किसी भी देश के किसी भी कोने में जा, किसी भी भाग में जाकर हम रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन यानी कि किसी भी पेशे को हम चुन सकते हैं, किसी भी तरह का हम व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का हम धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एंड एबल टू फ्री कम्युनिकेट, और हम फ्री हैं, आज़ाद हैं अपने मतलब अपने बातों को रखने के लिए हम आज़ाद हैं। एंड फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली, और हम अपने अनुसार सोच सकते हैं। यानी मतलब नो वन कैन फोर्स मी टू थिंक अबाउट हिम, मतलब कोई हमें ये नहीं कह सकता है कि आप मेरे बारे में मेरे अनुसार सोचो। एंड फ्री टू क्रिटिसाइज एनी ओपिनियन, यानी कि अगर किसी मत में हम अगर नहीं है, अगर किसी का मत में हम सहमत नहीं है तो हम उसके क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मतलब अपना मत हम रख सकते हैं। बट यू कैंट यूज इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड वायलेंस, लेकिन हम अपने मत का मतलब अपने मत के अनुसार किसी भी तरह का हिंसा नहीं फैला सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं फ्रीडम टू हेल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशन एंड रैलीज, और हम फ्री हैं किसी भी तरह का सभा करने के लिए, किसी भी तरह का जुलूस और किसी भी तरह का रैली करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें संविधान की तरफ से हमें यह अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरह का हम शोषण, किसी भी तरह का जो शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध हम जा सकते हैं। यानी एक्सप्लोटेशन एवरी हैज़ ए राइट नॉट टू बी एक्सप्लोटेड बाय एनीवन, मतलब हमारा ये अधिकार है कि हम किसी भी तरह से शोषण, किसी भी तरह से शोषित ना हो, किसी भी वर्ग के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा हम एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण हमारा कोई नहीं कर सकता है। एंड ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग इज इलीगल, यानी कि जो मानव तस्करी कह सकते हैं या फिर मानव के ऊपर जो शोषण होता है उसे जबरन किसी तरह का काम में हम उसको नहीं लगा सकते हैं। ये जो है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइडेड है। और जो चाइल्ड लेवल यानी कि जो काम है, जो बालकों को यानी कि 14 वर्ष के नीचे के बालकों को हम किसी भी तरह का कार्य में हम उसको सहभागिता नहीं दिला सकते। यानी कि होटल में आप देख सकते हो या फिर किसी भी तरह का लेबर का काम हो गया, इन सब चीज़ों में हम उस बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो अधिकार है ये कहीं ना कहीं हमें मिला हुआ है, संविधान की तरफ से हमें अधिकार मिला हुआ है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इंडिया इज द सेकुलर स्टेट।
हमें पता है कि जो भारत है वो सेकुलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके हिसाब से एंड कैन फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट टू एनी रिलीजियन, यानी कि भारत में रहने वाले हर वो लोगों को ये स्वतंत्रता मिली हुई है, अधिकार मिली हुई है कि वो आप किसी भी तरह का धर्म को आप यहाँ अपना सकते हैं, किसी भी तरह का धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो वन कैन फोर्स यू टू डू द सेम रिलीजन, यानी कि कोई भी आपको उसके अनुसार किसी भी धर्म को बाध्यता नहीं है, आप किसी भी तरह का धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को आप अपना हिसाब से कर सकते हो। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये कहीं ना कहीं हमें संविधान की तरफ से मिला हुआ है। एंड ये जो है बहुत ही कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो गठन हुआ है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सब जगह ऐसे नहीं होते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो राइट है, यानी कि किसी भी तरह का संस्कृति, किसी भी तरह के एजुकेशनल राइट के अनुसार हम जो है किसी भी, यानी कि एडमिशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकारी वित्त प्राप्त जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, उस इंस्टीट्यूशन में हम जाके एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन मुझे यह कहकर नहीं कह सकता है कि आपको हम एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी बेसिस में वो हमें मुझे नहीं कह सकता है। इसका मतलब है कि हम कहीं भी किसी भी भाग में जाके हम अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर एक वर्ड आता है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो होता है वो कई तरह का होता है। माइनॉरिटीज जो होता है वो पॉपुलेशन के आधार पे होता है, माइनॉरिटीज जो होता है वो धर्म के आधार पे होता है। तो जो माइनॉरिटीज होता है, जैसे सपोज, जैसे कि पंजाबीज, पंजाबीज जो वो पंजाब में वो माइनॉरिटीज नहीं है, मेजोरिटी में है, बट पंजाबीज अगर हम देखें राजस्थान में तो फिर वहां पर वो माइनॉरिटीज में आ गया। तो इस तरह के जो माइनॉरिटीज होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं और अपना कहीं ना कहीं जो जो भी व्यापार है वो कर सकता है। ये जो है वो एजुकेशनल राइट्स मिला हुआ, मतलब शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार हमें मिला हुआ है। अगर हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का मतलब होता है कि संवैधानिक उपचार। इट इज द पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स में बी वायोलेटेड बाय द फॉलो सिटीजन्स। इसका मतलब होता है कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा वायोलेटेड, यानी कि हिंसक बना सकता है या फिर एक्सप्लॉइटेड किया जा सकता है, यानी हमें उसे शोषण कोई भी हमारा जो है शोषण कर सकता है, चाहे वो कोई सिटीजन हो या कि भी कोई प्राइवेट बॉडीज हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है सरकार भी अगर चाहे तो हमारा शोषण नहीं कर सकता है। इसी के अनुसार हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि आवर राइट्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और अपने खिलाफ होने वाले साजिश, अपने खिलाफ होने वाले जो अधिकार का हनन है, हम उससे कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रख सकते हैं। इवन अगर हमारे खिलाफ सरकार भी है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो सरकार और सरकार के ऊपर किस तरह से न्यायपालिका है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का जो काम है, पावर है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पॉलिटी में ये मिला हुआ आपको। तो इस तरह से इसीलिए ये जो रिमेडीज है इसको कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई द भीमराव अंबेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो है हमारे जो संविधान के जो जनक कहे जाते हैं बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि जो राइट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है ये कहीं ना कहीं संविधान का हार्ट और सोल, यानी कि जो हृदय और जो आत्मा है इसको कहा जा सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि इस संवैधानिक उपचार के अंतर्गत हम किसी भी तरह के अगर कानून जो हमारे खिलाफ हो तो उस कानून को हम बदल भी सकते हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपने जितने भी अधिकार हैं उस अधिकार को बचा के रख सकते हैं। तो ये तो हो गए कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार होते हैं। तो आपके हिसाब से आपको सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से जो है बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको सिर्फ अधिकार मिलने चाहिए? एक नागरिक, आप इस देश के नागरिक हो इसलिए आपको बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, इट्स ओके, बट यू हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन। आपको देश के प्रति कुछ आपके कर्तव्य होने चाहिए ना। कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सबसे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किया गया और संविधान में 42वां संशोधन के तहत 1976 में अनुच्छेद 51A और भाग संख्या 4 का क में ये सारे फंडामेंटल्स जो ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य जो है संविधान की तरफ से हमें कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, उनके बारे में ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। और ये जो है 42वां संशोधन के तहत 1976 में इसको पूरे देश में लागू किया गया। प्रारंभ में 10 थे, अभी वर्तमान में 11 है। तो अगर हम बात करें जो फंडामेंटल्स हमारे
ये कर्तव्य है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला है कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करके उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कहीं कि हमें पता है, हमें ऐसा जो हमारा संविधान का जो उद्देशिका है उसमें भी ये चीज़ बताया गया है कि हमें हमेशा अपने संविधान का पालन करना चाहिए। यानी कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है। संविधान जो है वो सुप्रीमेसी है और इसके ऊपर कोई भी पद नहीं है, इवन राष्ट्रपति भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो हमें किसका आदर करना चाहिए? संविधान का आदर करना चाहिए। और जब हम संविधान का आदर करेंगे तो संवैधानिक जितने भी पद हैं ऑटोमेटिकली हम उसके ऊपर आदर रखेंगे। तो इसीलिए हमें संविधान की तरफ से जो कर्तव्य है वो उसमें बताया गया है कि आप किसी पद के प्रति आदर रखें या ना रखें, किसी पद का पालन करें या ना करें, लेकिन संवैधानिक जो पालन है यानी संविधान का आप पालन करें। और उसके आदर्शों मतलब संविधान के द्वारा जो आदर्श हमें दिए गए हैं, जो आइडियल जो बनाए गए हैं, उनको हमें मानना है। उनके द्वारा जो संस्था है यानी कि संस्था यानी कि संसद, वो संसद क्या है? संवैधानिक संस्था है। तो संसद के प्रति भी हमें इसी तरह से सम्मान रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है और जो राष्ट्रगान है उसका हमें आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है। और कहा जाता है कि किसी भी देश को अगर हम विकसित बनाएंगे, किसी भी देश का अगर हम विकासशील बना रहे हैं, या फिर कोई भी देश अगर कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है, अगर वो विकासहीन है, विकसित है, या फिर विकासशील है, कोई भी अगर टर्म हम यूज करें, तो उसके पीछे सरकार के साथ साथ पूरी सरकार और उसके जो नागरिक हैं दोनों का समान समान हाथ होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उस समय जापान में 1945 में उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला होता है, सेकंड विश्व युद्ध जो होता है। तो देखिए वो 1945 में उतना बड़ा मतलब एक हमला झेल कर भी आज की डेट में विकसित है। और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ लेकिन अभी भी विकासशील है। इसके पीछे अगर हम देखा जाए तो सरकार का जितना भी जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे कारण निकल के आएंगे विकसित नहीं होने के पीछे। लेकिन उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारा जो नागरिक है, नागरिक भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। और ऐसा जापान में जो है प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है और अपने कर्तव्य को लेकर एज वेल एज अधिकार और कर्तव्य दोनों को समान रूप से वो लोग पालन करते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि हमारा जो मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का संपूर्ण रूप से आदर करें। अगर हम देखें 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आता है कि जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। मतलब हमारा देश आज़ाद किस तरह से हुआ, कितने विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को आज़ादी मिली है, कितने विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर हमें आज़ादी मिली है। तो उन लोगों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनके आदर्शों को हमें हमेशा प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो क्रांतिकारी भगत सिंह की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की हो, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हो, इन्होंने ऐसे बहुत सारे जुल्म, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को झेल कर हमें कहीं ना कहीं आज़ादी दिया है। तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटीज बनता है कि वी मस्ट पे होमेज देम, वी मस्ट रेस्पेक्ट देम। और हमें उन्हें बताना चाहिए, मेरे आने वाले जो पीढ़ी है उन्हें बताना चाहिए कि हमारा आज़ादी किस तरह से मिली है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य हो जाता है। उसके बाद जो भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसका मतलब है कि हमें जिस तरह से जो हमारा देश था 1947 से पहले और आज जो हमारा देश है उसके पीछे बहुत ही मतलब बदलाव हुआ है। तो इस बदलाव को हमें किस तरह से कंटिन्यू रखना है कि फिर कभी वैसा दिन ना आ जाए जो हमारे अंग्रेज लोग आए थे, मुगल आए थे, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं हमारे इतिहास में जो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में और प्राचीन इतिहास में हम लोग जो पढ़ते हैं, उस तरह से जो भी नियम कानून है फिर से ना आ जाए, हमारे देश में फिर से कोई कब्जा ना हो जाए। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपने देश में प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसे अक्षुण्ण मतलब उसके ऊपर कोई आँच ना आने दें। ये हमारा कर्तव्य है। और दूसरा है कि चौथा नंबर में हम देख सकते हैं कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारे इस देश में जितने भी सुविधाएं हमें मिल रही है, अगर कभी देश के ऊपर किसी भी तरह का कोई समस्या आ पड़ती है तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे अपने स्तर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं। तो इसके लिए कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अपने कर्तव्य जानना चाहिए और उस कर्तव्य को हमें कहीं ना कहीं याद रहने चाहिए। और फिर जरूरत पड़ेगा तो हमें उसे कहीं ना कहीं भूलना भी नहीं चाहिए। और अगर कभी आह्वान होता है तो फिर हमें देश का सेवा में अगर मौका मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता, समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ हम उसके जो
धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे या प्रदेश के आधार पे, यानी कि कोई अलग राज्य का है या कोई अलग धर्म का है, अगर कोई अलग भाषा बोलता है तो इस तरह के जो चीज़ों से हम कहीं ना कहीं उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें और उन्हें अपने मातृत्व का और भ्रातृत्व का जो मतलब जो कहीं ना कहीं एक भावना है, उस भावना के साथ हमें अपने देश में रहने चाहिए और सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं इस तरह का भावना के साथ रहना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों को बहुत सारे ऐसे यातनाएं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के जस्ट बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आज़ादी से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमें उन्हें भी, महिलाओं के प्रति भी कहीं ना कहीं हमारा कुछ कर्तव्य है जो हमें संविधान की तरफ से भी दिया जाता है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रथाओं को त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि एक था सती प्रथा, ऐसे विधवा विवाह तो पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तो होने लगा है। उसके बाद जो बहुत सारे सती प्रथा का जो प्रयोग था, ऐसे बहुत सारा तमाम चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति को दयनीय बना के रखा था। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें कहीं ना कहीं त्याग कर देना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य में आता है। उसके बाद हमारी जो सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, उसका परिरक्षण करें, यानी कि हमारा जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, उस ये संस्कृति बहुत ही गौरवशाली है और ये जो परंपरा है इसका महत्व को हम समझें और उसका परिरक्षण करें और साथ ही साथ आने वाले पीढ़ी को भी हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं और वो फिर आने वाली इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा जो परंपरा है, जो इतिहास है, वो एक संस्कृति जो है वो हमेशा हमारे बीच रहे। ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये भी हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। हमारे आसपास में जो वन है, हमारे झील है, नदी है, तालाब है, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ हैं जिसका दोहन होने से हमें बचाना चाहिए। ये भी हमारा नागरिक होने के साथ साथ हमारी ये कर्तव्य भी है। उसके बाद प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव ये रखना है, क्योंकि सभी जो प्राणी है वो कहीं ना कहीं इस प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और सभी का इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में समान रूप से अधिकार है, ये हमें समझना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकसित करें, यानी कि हमारा जो ज्ञानार्जन की जो क्षमता है उसे हमेशा वृद्धि करते रहना चाहिए और हमेशा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दृष्टि से देखना चाहिए। यानी कि जो भी पौराणिक चीज़ें हैं हमें उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए और साथ ही साथ दुनिया के साथ अगर हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है तो कहीं ना कहीं हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। और ये जो मानववाद है, यानी मानव का मानव के प्रति सम्मान, मानव का मानव के प्रति निष्ठा, मानव का मानव के प्रति दया, ये भाव भी हमें लेकर एक साथ चलना है और ज्ञानार्जन के और तथा ज्ञानार्जन में सुधार की भावना हमेशा हमें अंदर रहना चाहिए और इसमें विकास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ज्ञानी आदमी, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने देश के प्रति सम्मान रख सकता है और कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति जो भी उसे कर्तव्य है, जो भी उसके अधिकार है, उसे समान रूप से समझ सकता है। इसीलिए हमें अपने मानववाद, ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी आगे उसका हमेशा विकास करते रहना चाहिए। अगर हम देखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो भी ऐसे संपत्ति, बहुत सारे संपत्ति जैसे रेल हो गया और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, सड़क हो गए, ये जो होते हैं सार्वजनिक संपत्ति होता है। इन्हें हमें सुरक्षित रखना है क्योंकि ये प्रयोग में हम ही लाते हैं। किसी भी तरह का हिंसा से हमें दूर रहना है, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। यानी व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक ही गतिविधियों में हमें समान रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिसमें समाज का विकास हो और समाज का विकास में ही देश का विकास है। उसके साथ ही ये 11 नंबर का जो पॉइंट है, ये बाद में इसको जोड़ा गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। कहा जाता है यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे को यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को सही शिक्षा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 14 वर्ष के आयु के नीचे के जो बच्चे होते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके जो माता है, पिता है या फिर उनके जो भी संरक्षण है, उन्हें उन्हें ये कर्तव्य दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को या फिर अपने जो भी आप जिसने भी अपने आप साथ रखे हुए हो, ये कहीं ना कहीं आपका ये कर्तव्य है कि उन्हें सही शिक्षा का अवसर प्रदान करें और यथास्थिति आपकी जितना भी आप में होता है, उन्हें शिक्षा का सही कहीं ना कहीं मौका दे और उन्हें सही अवसर प्रदान करे। ये जो 11 नंबर का जो पॉइंट है, ये जो है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको अपनाया गया था। पहले ऐसा नहीं था। और फिर शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार के साथ साथ ये शिक्षा का कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया।
उम्मीद करता हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह से कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।